अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सत्ता के गलत इस्तेमाल का आरोप है। अगले महीने ये प्रस्ताव सीनेट में जाएगा। हालांकि सीनेट में ट्रंप के पास बहुमत है और वहां इस प्रस्ताव का पास होना काफी मुश्किल है। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, हमें जरा ये बताइए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बने रहने को लेकर कोई खतरा है? देखिए, फिलहाल जो विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे ट्रंप को सीधे तौर पर नुकसान नहीं होगा, उनकी सत्ता फिलहाल बरकरार रहेगी, क्योंकि भले ही ये लोअर हाउस जो वहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वहाँ पर ये पास हो गया है, लेकिन जो सीनेट यानी कि अपर हाउस है वहाँ पर इसका पास होना मुश्किल है। वहाँ पर रिपब्लिकन के पास बहुमत है। एक ही सूरत में ट्रंप हट सकते हैं जब कम से कम 20 रिपब्लिकन सांसद उनके खिलाफ विद्रोह कर दें, लेकिन इसका होना मुश्किल है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो इससे रिपब्लिकन जो है वो एकजुट होंगे। लेकिन अहम बात यह है कि उन पे गंभीर आरोप लगे हैं ट्रंप पे कि उन्होंने 2020 के राष्ट्रीय चुनाव में जो संभावित प्रतिद्वंदी हैं जो बिडेन, उनके समेत तमाम जो घरेलू प्रतिद्वंदी उनके होंगे, उनकी छवि खराब करने के लिए उन्होंने यूक्रेन से गैर कानूनी रूप से मदद मांगी है। तो इसी के लिए उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था, जो कि लोअर हाउस में पास हो चुका है, लेकिन इसका अपर हाउस में पास होना थोड़ा मुश्किल। बिल्कुल, अपर हाउस में पास होना मुश्किल है। तो शैलेंद्र वांगू जानकारी दे रहे थे। इस बीच ट्रंप का रिएक्शन भी आ गया है, वो हम सुन लेते हैं। So I said in my letter to Pelosi, I love that. You know, usually there's one, two. The Republicans, look, I've said it for a long time. The Democrats are lousy politicians. They really are. They've got horrible policies, open borders, crime is fine, drugs pouring through. I mean, think of what they do. Sanctuary cities, they love sanctuary cities, you know. They're lousy politicians. मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर केमिकल से भरा एक टैंकर खाई में गिर गया। टैंकर खाई में गिरते ही उसमें भरे केमिकल में भीषण आग लग गई और खाई से काला धुआं उठने लगा। आग इतनी भयंकर थी कि जिधर भी केमिकल बहकर गया वहां आग लग गई। हादसे में टैंकर के ड्राइवर को सुरक्षित बचा लिया गया। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम चौपाल में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में सरकार गठन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नागरिकता कानून की तारीफ करते हुए कहा कि मुस्लिम देशों के मुसलमान धर्म के आधार पर पीड़ित होकर देश नहीं छोड़ते। देश में हमें आस्था है, इसलिए हमें सरकार से पिटना एक अलग चीज होती है, उच्चतम न्यायालय में हारना अलग चीज होती है। हमें बड़ा दुख है कि हम महाराष्ट्र में उच्चतम न्यायालय में हार गए, पिट के आए। हमें बड़ा दुख है कि हम कर्नाटक में पिट के आए उच्चतम न्यायालय से। हमें बड़ा दुख है कि ऐसे बहुत सारी जगहों से हम पिट के आए। अब पिट के कौन आया और पिटना होता है क्या न्यायपालिका से, ये मेरे मित्र उत्तर देंगे। जी, ये सिर्फ इसको कहना कि हिंदुओं के लिए किया ऐसा नहीं है। हिंदू भी है, सिख भी है, बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है और क्रिश्चियन भी है, पारसी भी है। तो दो हिंदू नहीं है, दो कैटेगरी हिंदू में नहीं है, फिर भी वो इसमें इंक्लूडेड है। मुसलमान नहीं है। वोटों के लिए हम सब करेंगे। जब हम सिर्फ हिंदुओं के लिए वोट मांग रहे हैं ऐसा इनका कहना है, तो हम सिर्फ हिंदुओं के लिए करते हैं, हमने हिंदुओं के लिए नहीं किया। ये लिस्ट पहले से तैयार हुआ था और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 2016 में पेश भी किया था। इन्होंने भी देखा, इन्होंने इस लिस्ट का विरोध उस समय नहीं किया, पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं किया। लेकिन मैं कहता हूं कि जो वहाँ धर्म के आधार पर जिनके साथ यातनाएं होती हैं और वो छोड़कर आते हैं, वो इस देश नहीं आते हैं। तारिक फतेह आए थे। तारिक फतेह ने कहा कि मैं तो कनाडा का सिटीजन बनूंगा। तस्लीमा आई थी, उसको भी हमने कहा यहाँ रह सकते हो, उन्होंने कहा नहीं, हम स्वीडन से सिटीजनशिप लेंगे। क्योंकि वहाँ से जो मुसलमान आता है राजनीतिक कारण से, धर्म के कारण से नहीं, वो भी यहाँ रहने नहीं चाहता है। इस लिस्ट में हमें ऐसे कोई हमारे देश में नहीं मिले जो मुसलमान धर्म के आधार पर आया था। न्यूज 18 के कार्यक्रम चौपाल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए देश भर के लोगों से आर्थिक मदद करने की अपील। हर भारतवासी का आह्वान करेंगे कि राम मंदिर के लिए वह 11-11 रुपए दान देकर के इस भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे। इसमें सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा। इस सरकार का पैसा नहीं, जन सहभागिता से एक कार्य होगा।
न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम चौपाल में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर देश के हर अहम मुद्दे को टालने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी पर देश को धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। इतने वर्षों तक 70 वर्ष हिंदुस्तान के हो गए, 70 वर्षों तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की सड़कों पर यह डिबेट चलता रहा कि घुसपैठिए हमारे देश में आ गए। बहुत सारे घुसपैठिए पूरे देश में फैले हुए हैं। कुछ लोगों का आंकड़ा दिया था कांग्रेस पार्टी ने, और आंकड़ा दिया था कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री ने। कुछ ने कहा था 2 करोड़ है, किसी ने कहा था 4 करोड़ है, किसी ने कहा संख्या पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी 1980 से हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, हम सरकार बनाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो हम घुसपैठियों को क्या करना है उसकी चिंता करेंगे, घुसपैठियों को अलग करेंगे। आज हम सत्ता में आए, CAA का NRC से कोई लेना देना नहीं है, मगर आप अगर घुसपैठिए के बारे में पूछ रहे हैं तो हम स्पष्टतः कह दें, ये मैंडेट हमें घुसपैठियों के लिए निर्णय लेने के लिए मिला है। जो रेफ्यूजीज बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए हैं, उनके अधिकार के लिए मिला है। हम जिसके लिए आए थे वो काम करेंगे। मैं किशोर जी आपको एक बात पूछता हूं, हर कोई चाहता है, जितनी राजनीतिक पार्टीज हैं ये सब चाहते हैं कि समुद्र मंथन हो और उसमें से अमृत निकले, सब अमृत पी जाएं। ये विषपान कौन करेगा? जितनी गड़बड़ियां हैं देश की उसको ठीक कौन करेगा? अगर इतने बड़े ऐतिहासिक मैंडेट के साथ हम अभी ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये हलाहल कौन पिएगा? ये विष कौन पिएगा देश का? ये लोग बार बार कहते हैं अभी क्यों सिलेक्ट कमेटी में भेज दो, अभी क्यों पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दो, बाद में ले आना। कब तक हम मंदिर के विषय को टालते रहें? कब तक अनुच्छेद 370 को टालते रहें? कब तक सिटीजनशिप के विषय को टालते रहें? और क्यों टालते रहें? इसका हल कब होगा? कि कौन जवाब देगा इसका? चलो मान लिया उनका अंबेडकर जी से भारतीय जनता पार्टी घृणा करती है, अंबेडकर जी से हेट करती है, उन्होंने संविधान को फेंक दिया, मान लिया, ये बात समझ में आई। फिर बोले साहब हम 3 देशों से फलाना धर्म के लोगों को हम भारत में लाएंगे और उसका कारण है धार्मिक उत्पीड़न। अब मुझे यह बताइए किशोर जी, धार्मिक उत्पीड़न जो हुआ, चाहे धार्मिक आधार पे उन पे ज्यादतियां हुई, उसको कैसे प्रधानमंत्री जी, क्या वस्त्रोलॉजी, क्योंकि आजकल उन्होंने एक नया डिग्री ली है प्रधानमंत्री जी ने, उसका नाम है वस्त्रोलॉजी, जिसमें वो वस्त्र देख के आदमी का चाल चरित्र चेहरा बता देते हैं। तो उस वस्त्रोलॉजी से बताएंगे प्राइम मिनिस्टर कि इस पे धार्मिक उत्पीड़न हुआ है कि नहीं, इस आदमी पे कैसे बताएंगे वो उत्पीड़न हुआ है कि नहीं? संविधान की मेरे को अब एक पॉइंट और बोलने दी, धार्मिक उसके ऊपर अत्याचार हुआ, क्या उसकी वेशभूषा देख के बताएंगे? क्या संविधान को फेंक के बताएंगे? योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता कानून का विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लेते हुए उन पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा दिया। देश के अंदर गुमराह करते हुए अपना वोट बैंक बनाना चाहते थे, आज उसी तर्ज पर ये लोग आज भी गुमराह करके जगह जगह हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं। देश के अंदर हो रहे प्रदर्शन और उस प्रदर्शन में जो चेहरे शामिल हो रहे हैं, उन चेहरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और भारत के प्रति इन लोगों के मन में क्या भाव है। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम चौपाल में कांग्रेस नेता रंजीता रंजन ने नागरिकता कानून और NRC को 2 लोगों की सनक बताया, जबकि बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस संसद में अलग और सड़क पर अलग रवैया अपनाने का आरोप लगाया। इन्होंने CAB अभी आनन फानन में इसलिए किया, आप असम से शुरू होइए, नॉर्थ ईस्ट से शुरू होइए, ये सिटीजनशिप लेके ही इसलिए आ रहे हैं कि NRC में तकरीबन 19 लाख लोग निकले। BBC की रिपोर्ट है कि 14 लाख उसमें हिंदू है जी। एक तो असम, ऊपर से आप असम आपका NRC से नहीं संभला, आप 27 प्रदेशों में कहते हैं, आप कहने की कोशिश कर रही है कि कवर फायर दे रहे हैं NRC को। मेरी खत्म नहीं हुई बात जी कि NRC लेकर आएंगे। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, जिसको 2 व्यक्ति, सत्ता तो बीजेपी की है, लेकिन 2 व्यक्तियों की सनक से आप पूरे देश को बड़ा शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं आप, चपेट में लेकर जा रहे हैं। बड़ा शब्द मैं नहीं कह रही हूं भाई, आपने बोला सनक। पूरे युवा, बिल्कुल सनक है, पूरे युवा आज देश में सड़कों पे है। मुद्दा ये नहीं है कि CAB क्यों आ रही है,
मुद्दा ये है कि जो एनआरसी अब इसके बाद लाने जा रहे हैं और जिसकी शय में जो आप करने जा रहे हैं, उसमें क्या आप लोग कह रहे हैं भाई हमें रोजगार चाहिए, नोटबंदी से 155 लोग मर गए, देश मंदी पे है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि एनआरसी और सीएबी अभी महत्वपूर्ण था। आपने ये कहा कि चूंकि एनआरसी में हिंदू ज्यादा आ गए इसलिए हम ये बिल लेके आए, तो आपको जानकारी होनी चाहिए बिल हम पहली बार लेके आए 2015 में लेके आए थे, इसीलिए कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 है और उस समय राज्यसभा में आपका बहुमत था, आपने सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया, फिर जनवरी 2019 में आया वो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट, तो हम तो ये पहले से लाए, तब तक तो एनआरसी की रिपोर्ट आई नहीं थी, तो कोई समस्या नहीं। दूसरी बात, कौन व्यक्ति क्या चरित्र दिखा रहा है, 370 पे कांग्रेस संसद में तो वोट करेगी पक्ष में और सड़क पे बवाल, ट्रिपल तलाक पे संसद में वोट करेंगे, सड़क पे बवाल, और मैंने अभी आपसे बताया सीएबी में लिख के इनके मुख्यमंत्री देंगे, असम के मुख्यमंत्री, और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नहीं दिए, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एग्जीक्यूटिव बॉडी में अपना रिजोल्यूशन भी पास किया है और उसमें हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन शब्द लिखा है कि इनको सिटीजनशिप देनी चाहिए, और उसके बाद सड़क के ऊपर बवाल। तो दक्षिणी चीन के एक शहर में कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया कि सामने से आ रहे ट्रक से बचने की कोशिश में कार ड्राइवर ने गाड़ी को बाइक सवार की तरफ मोड़ दिया, जिसके बाद बाइक की कार से जोरदार टक्कर हो गई। इससे पहले वो कार लगभग खाली पड़ी सड़क पर गुजरती दिखी, लेकिन एक ट्रक के अचानक सामने आने के बाद ड्राइवर ने कार को एक तरफ मोड़ दिया, लेकिन तभी उसकी उल्टी दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार हवा में उछलते हुए कार की छत पर ही गिर गया। घायल बाइक सवार काफी देर तक छत पर ही पड़ा रहा। इस दौरान उसने उठने की कोशिश की लेकिन नहीं उठ पाया, जिसके बाद कार में सवार दोनों लोग बाहर निकले और आसपास मौजूद लोगों से मदद मांगने लगे। हादसे के बाद वहां काफी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया और घायल बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की नॉर्थ कैंपस में कुछ छात्रों और लोगों ने दिल्ली पुलिस के समर्थन में दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। नागरिकता कानून के देश भर में विरोध के बीच गोरखपुर में पुलिस अधिकारियों ने शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने न्यूज 18 से खास बातचीत में साफ किया कि नागरिकता कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है और राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इस पर अफवाहें फैला रहे हैं। नौजवानों को, मुस्लिम स्टूडेंट को भड़काने का काम कांग्रेस और बाकी अपोजिशन का कर रही है। यूपी के बागपत में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर छापा मारकर 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 9 लाख रुपए कीमत का 45 किलो गांजा बरामद करने का दावा किया। यूपी के ललितपुर इलाके में 10 फीट का अजगर निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। दिल्ली में जेएनयू स्टाफ और वहां पढ़ने वाले एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नागरिकता कानून के समर्थन में मार्च निकाला। बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया, जिसके बाद राजधानी में सर्दी का 22 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। यूपी के कौशाम्बी में एक स्कूल बस की टक्कर से लड़की की मौत हो जाने के बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। महाराष्ट्र के पुणे में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ नागरिकता कानून, एनआरसी और जामिया के छात्रों से हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। आईपीएल के 13वें सीजन के लिए आज कोलकाता में नीलामी होगी। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम चौपाल में कन्हैया कुमार ने नागरिकता कानून को देश की जनता के खिलाफ लिया गया फैसला बताया। बीजेपी नेता राजीव पांडे ने इस फैसले को देश के हित में बताया। कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर के हमारे देश के नेता झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इस कानून से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सही बात है, और अपने हर काम को वो संख्या बल के आधार पर सही साबित करना चाहते हैं। राम जी का ये नाम ले रहे थे, राम जी को 1 सर था, रावण को 10 सिर था, तो क्या रावण सही हो जाएगा और राम गलत हो जाएंगे? संख्या के आधार पे आप हर चीज को सही नहीं साबित कर सकते। क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि कल को मान लीजिए अगर हम ये ट्रेंड सेट कर देते हैं कि देश गीता भट्ट जी का स्वागत करेंगे। जी आपका स्वागत है। देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ इस देश की सरकार भी नहीं जा सकती है, मेजोरिटी की सरकार भी नहीं जा सकती है। और मूल भावना और मैं मूल भावना की बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि 303 सीट आया है, 304 सीट ले आइए,
तो कल को मान लीजिए कोई पार्टी 304 सीट ले आए और कहे अमित शाह को 5 साल पेड़ पे उल्टा लटकना पड़ेगा, तो आप ये बात मानेंगे? संख्या के आधार पर हर चीज को सही नहीं साबित किया जा सकता है। नेम ड्रॉपिंग से कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम एक कानून की बात कर रहे हैं। अगर कानून में कुछ असंवैधानिक है तो आपके कहने से नहीं होगा। 4 लोग डफली बजा करके देश का भाग्य और भविष्य तय नहीं कर सकते। देश की जनता उसके लिए है। हम देश की जनता के बीच में जाते हैं। आप कह रहे 300 सीट आई, आप भी तो चुनाव लड़े थे, हम भी चुनाव लड़े। जनता जो करेगी वो तय होगा, वो आपके कहने से, क्योंकि उसके पीछे कारण है। हांगकांग में क्या हुआ? हांगकांग में क्या हुआ? प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में मैंने बात नहीं की। देखिए, जनता के बीच में हम मैनिफेस्टो लेकर के जाते हैं, हम कहते हैं हम एनआरसी लाएंगे और हम लाएंगे, हम यूसीसी लाएंगे, हम लाएंगे। हम जो जनता के बीच में हमने जनता से 15 लाख। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय पर हमला हो गया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ से किसी तरह उन्हें बचाया। कैलाश विजयवर्गीय का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर उन्हें मुर्शिदाबाद जाने से रोकने की कोशिश की गई, जिसके कई वीडियो उनकी तरफ से जारी किए गए। इनमें एक वीडियो में रास्ता बंद करने के मकसद से जो रिक्शे बीच सड़क पर खड़े किए गए थे, उन्हें कैलाश विजयवर्गीय ने हटाने की कोशिश की। उनके ऐसा करने पर भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। भीड़ ने कैलाश विजयवर्गीय को वहां से नहीं आगे जाने दिया, जिससे तनाव काफी बढ़ गया। वीडियो में साफ दिखा कि सुरक्षा बल और पुलिस की वजह से ही कैलाश विजयवर्गीय सुरक्षित वहां से निकल सके। लेकिन ट्विटर पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के डर से प्रशासन ने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने एसपी और डीजी पर भी फोन नहीं उठाने का इल्जाम लगाया। विजयवर्गीय मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों से मिलने के लिए वहां पहुंचने वाले थे। इसका ऐलान उन्होंने एक दिन पहले ही कर दिया था। लेकिन बाद में जब वो मुर्शिदाबाद के लिए निकले तो कई जगहों पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि उन्हें मुर्शिदाबाद जाने से रोकने के लिए सड़कों पर जानबूझकर जाम लगवाया गया, जिसके उन्होंने कुछ वीडियो भी ट्विटर पर डाले। इन वीडियो में ट्रकों की लंबी कतार नजर आई, एक के पीछे एक कई ट्रक फंसे दिखे। इन वीडियो के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा कि उन्हें मुर्शिदाबाद जाने से रोकने के लिए ये जाम साजिश के तहत लगवाया गया। इस पूरे मुद्दे पर राज्यपाल का बयान भी उनके समर्थन में ही आया। Like someone has reported in Malda and Murshidabad, Kailash Nath Vijayvargiya ji, I would say the incidents are bound to be serious if it happens with a senior leader like him. कैलाश विजयवर्गीय ने भीड़ के हमले पर ममता सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो किसी भी सूरत में मुर्शिदाबाद पहुंचकर रहेंगे। दुनिया भर में ममता जी प्रजातंत्र चिल्लाती है, पर उनके प्रदेश में प्रजातंत्र है क्या? चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में एक मकान के अंदर हुई फायरिंग में 2 छात्रों की मौत हो गई। बताया गया कि इस मकान में 3 छात्र 2 दिन पहले ही किराए पर रहने आए थे, जिनको 4 अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सबूत जुटाने लगी। आप देख सकते हैं इसी रूम में गोलियां चली। अचानक जो यहाँ पर अननोन 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं, इनके घर में घुसकर गोलियां चलाकर यहाँ से फरार हो गए। पुलिस वालों ने आशंका जताई कि पुरानी रंजिश की वजह से दोनों लड़कों की हत्या की गई। 4 आइडेंटिफाइड लोग आए थे, उन लोगों ने फायरिंग करी है। उसमें से जो 2 लड़के थे, विनीत और अजय, उनकी डेथ हो चुकी है। पुलिस वालों ने घटना के वक्त मौजूद छात्र से घटना के बारे में पूछताछ कर फायरिंग करने वालों की तलाश तेज कर दी। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। इसका सबसे ज्यादा असर लाहौल स्पीति में देखने को मिला, जहां मंगलवार को सबसे ठंडा दिन रहा और वहां का तापमान -16.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ा, क्योंकि वहां दूर दूर तक नजरें दौड़ाने पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। मकानों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई। पहाड़ और पेड़ों के पत्ते तक बर्फ में ठिठुरे नजर आए। वहीं सड़कें बर्फ में कहीं गुम हो गईं और बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। जो है बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे काम करने में भी। बस थोड़ा आग उग जला के हम अपना गुजारा करते हैं यहाँ पे, और बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे सर। कुछ ऐसे ही हालात शिमला में भी बन गए। शहर का नजारा बिल्कुल बदल गया। वहाँ की सड़कें, मकान और पेड़ पौधे सब बर्फ की चादर में ढक गए। ऐसे में लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया और हाथ तापते दिखाई दिए। कहते लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, जम चुका है, उसको हमारे पाइप पे गर्म करने के लिए आग जलानी पड़ती है। मनाली समेत राज्य के दूसरे इलाकों में भी बर्फबारी के बाद ठंड और बढ़ गई, जिससे वहां रहने वाले लोगों को परेशानी तो हुई, लेकिन सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं रही।
पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हर गुजरने वाले दिन के साथ सर्दी भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग ठंड में ठिठुर गए हैं। यूपी के प्रयागराज में भी लोग कड़ाके की ठंड से घर में दुबके रहे और जिन लोगों को काम के लिए बाहर निकलना पड़ा वो चाय की चुस्कियों में गर्माहट ढूंढते नजर आए। अरे बहुत तगड़ा ग्रुप पड़ रहा है, ठंडक पड़ी, जैसे चाय पी रहे हम लोग गर्म होने के लिए, इतना ठंडक पड़ रही है। हालांकि इस दौरान कुछ लोग ठंड का मजा लेते और सेल्फी खींचते भी दिखे। यूपी की तरह ही पंजाब में भी ठंड का सितम जारी है। वहाँ के लुधियाना शहर में सुबह सुबह घना कोहरा नजर आया और हाथ कपा देने वाली ठंड में बच्चे स्कूल जाते नजर आए और जिन लोगों को सुबह सुबह काम पर नहीं जाना था उन्होंने आग सेककर और चाय पीकर सर्दी दूर भगाई। इतनी ठंड है कि बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता और हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। बीते कुछ दिनों में पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में बर्फीली हवाएं चली और तापमान गिरता चला गया। मौसम पर नजर रखने वाली संस्था स्काईमेट के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर भारत में पारा और गिरेगा, जिसके लिए पहाड़ों पर हाल ही में हुई बारिश और बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में हुई बारिश भी जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चलने लगी और रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। ठंड का आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 22 साल का रिकॉर्ड टूट गया और फिलहाल दिल्ली का तापमान कई पहाड़ी इलाकों से भी कम हो गया। इतना ही नहीं, मौसम विभाग का अनुमान है कि पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक यानी कि लगभग पूरे उत्तर भारत में सर्दी अभी और सितम ढाएगी और आसमान पर बादल छाए रहेंगे, जिसकी वजह से धूप धरती तक नहीं पहुंच पाएगी और अगर कहीं धूप हुई भी तो वो हल्की धूप होगी, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो ये है कि मौसम विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश होने का अनुमान लगाया है, जिसकी वजह से हड्डियां गला देने वाली ठंड पड़ सकती है। पंजाब के करतारपुर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में भीषण आग लग गई। हादसे का शिकार हुई ट्रेन जयनगर से अमृतसर की तरफ जा रही थी, जिसमें करतारपुर स्टेशन से निकलते ही आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी बोगी को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही ट्रेन में मौजूद कर्मचारियों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन इस बीच आग ने 2 और बोगियों को अपनी चपेट में ले लिया। बाहर निकले जो देखा तो काफी आगे निकली थी, यहीं फटाफट भज के गए उत्थे ते जाके तो सवारियां रोला पा के पीछे कांदी। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए और ट्रेन में लगी आग को बुझाने में जुट गए। इस हादसे में ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि 2 और बोगियों को भी काफी नुकसान हुआ। सीरिया के इदलिब में विद्रोहियों के ठिकानों पर हुई हवाई हमले में 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सीरिया और रूस की सेना के इन हवाई हमलों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया, जहां उत्तरी इदलिब के 2 अलग अलग ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। बमबारी के बाद पूरा इलाका धुएं और धूल के गुब्बार से ढक गया। घनी आबादी वाले इलाके में भी हमले का दावा किया गया, जिसके बाद वहां से धुआं निकलता दिखा। धमाके की चपेट में आने वाले मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। कई लोग मलबे में ही दब गए। हमले के फौरन बाद राहत बचाव में जुटी संस्थाओं के लोग भी मदद के लिए पहुंचे और तबाह हो चुकी इमारतों में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। ज्यादातर लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। हमले में एक ही परिवार के सभी 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुँचाया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लड़कियों से छेड़खानी की कोशिश कर रहे कुछ लड़कों को लोगों ने पकड़कर पीट दिया। बताया गया कि ये लड़के स्कूल आने जाने वाली लड़कियों से छेड़खानी की कोशिश करते थे, जिसकी जानकारी मिलते ही इलाके के कुछ लोगों ने स्कूटर से लड़कियों का पीछा कर रहे लड़कों को पकड़ लिया और पीटने लगे। इससे पहले एक स्कूटर पर सवार ये 3 लड़के स्कूल से लौट रही कुछ लड़कियों का पीछा करते दिखे, जिसके बाद आसपास के कुछ लोगों ने इन तीनों लड़कों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन 2 लड़के वहां से भाग गए, जबकि एक लड़के को लोगों ने पकड़ लिया। मैं चुपचाप से चल रही थी, अपनी बहन भाई के साथ मैं डेली जाती हूँ और आज एकदम से मेरे को परेशान करने लगे, मुझे पीछे पड़ गए। काफी देर पीटने के बाद लोगों ने आरोपी लड़के को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने भरोसा दिया कि घटना में शामिल 2 और लड़कों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक जो संदिग्ध आरोपी है वो अरेस्ट हुआ था और शेष आरोपी नहीं मिले हैं, जिनकी तलाश की गई तो फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। एमपी के रतलाम में कुछ लोगों ने आपसी विवाद में एक लड़के को बुरी तरह पीट दिया। बताया गया कि इस लड़के का मारपीट करने वालों में एक व्यक्ति से किसी बात पर पुराना विवाद था, जो बड़ी संख्या में अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और फिर लड़के की लाठियों और हॉकी से खूब पिटाई की। दुकान में मौजूद ये लड़का अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा,
लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आरोपी वहां पहुंचे थे कि वो जमीन पर लड़खड़ाकर गिर गया, जिसका फायदा उन आरोपियों ने उठाया और उसे पीटते रहे, जबकि वो उसे छोड़ने की गुहार लगाता रहा। मारपीट के दौरान कुछ आरोपियों ने लड़के पर कुर्सियां भी उठाकर फेंकी, जबकि कुछ आरोपी दुकान में तोड़फोड़ करने लगे। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसकी पुरानी रंजिश है इनकी, उस चक्कर में इन लोगों ने मारपीट करी। कितने लोगों को हिरासत में लिया? अभी तो 3 लोग हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक पुलिस वाले ने कुछ टोल कर्मियों को पीट दिया। आरोपी के बिना फास्टैग लगाए ये पुलिस वाला टोल से गुजरने की कोशिश कर रहा था, जिसे रोकने पर वो नाराज हो गया और गाड़ी से उतरकर टोल बूथ के अंदर बैठे कर्मचारी पर हमला कर दिया। पुलिस वाले के हमला करने के बाद टोल कर्मी बूथ से निकलकर बाहर चला गया, जबकि नाराज पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे टोल बूथ की दूसरी तरफ जाता दिखाई दिया। इस बीच दूसरा कर्मचारी बूथ के अंदर आया और कंप्यूटर पर कुछ काम करने लगा। इसके थोड़ी ही देर बाद पहले वाला टोल कर्मी बूथ के अंदर पहुंचा, जबकि पुलिस वाला भी उसके पीछे आया और टोल बूथ के अंदर ही उसे पीटना शुरू कर दिया। इस बीच वहां मौजूद दूसरे कर्मचारी ने पुलिस वाले को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने दूसरे टोल कर्मी को भी नहीं छोड़ा और उसे भी पीट दिया। यही अनुरोध करता हूं NHI और उनसे कि इनको पुलिस वालों की गुंडागर्दी को रोका जाए और हमारे को इंसाफ दिलाया जाए। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में जंगलों में लगी आग एक बार फिर बेकाबू हो गई। वहां लगातार बिगड़ रहे हालात को देखते हुए पूरे इलाके में आग जलाने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि बेकाबू आग लगातार फैलती जा रही है। अकेले न्यू साउथ वेल्स के इलाके में ही आग अब तक कई लाख हेक्टेयर जंगल को जलाकर राख कर चुकी है। कई जगहों पर तो 150 फीट ऊंची लपटें उठती दिखी। हरे भरे पेड़ लपटों में घिरे नजर आए। ऐसा लगा जैसे भीषण आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी। बताया गया कि तेज हवाओं की वजह से ये आग एक बार फिर भड़क गई। कुछ ही घंटों में आग ने एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। हर तरफ भयंकर लपटें नजर आने लगी। कई रिहायशी इलाके भी आग की चपेट में आ गए। आग में 600 से ज्यादा मकान जलकर राख हो गए। बेकाबू आग को रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने से रोका जा सके, इसके लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंकने का दावा किया और वहां तैनात करीब 2000 दमकल कर्मी आग से जूझते नजर आए। आग को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर से लेकर विमान तक मोर्चे में उतार दिए गए। आसमान से लपटों पर पानी की बौछारें की गईं। विमानों से आग बुझाने वाला केमिकल भी गिराया गया, लेकिन बेकाबू आग के सामने सारे इंतजाम फेल होते दिखे। प्रशासन ने भी लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी। Very difficult, very complex, difficult to access, manage and contain fire grounds. पर्थ में भी आग के रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने से हालात बिगड़ गए। इस दौरान 12 साल के एक लड़के की कहानी भी सामने आई। आग को अपने घर की तरफ बढ़ते देख ये लड़का अपने पिता की सामान ढोने वाली गाड़ी चलाते हुए वहां से बाहर निकल आया। करीब 4 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने के बाद बचाव कर्मियों ने उसे देख लिया, जिसके बाद उसे वहां से निकाला गया। आग लगने के दौरान लड़का अपने घर पर अकेला था, जिसके बाद उसने खुद ही वहां से निकलने का फैसला किया। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब शहर में हुए ताबड़तोड़ हवाई हमलों में 16 नागरिकों की मौत हो गई। बताया गया कि पिछले कई दिनों से जारी बमबारी में इस बार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया और एक के बाद एक हुए हवाई हमलों में कई इमारतें तहस नहस हो गई। हेलीकॉप्टर से बम गिराकर किए गए इन हमलों के बाद इन इलाकों से काफी धुआं भी उठता दिखाई दिया, जबकि इन इमारतों का मलबा हर तरफ बिखर गया। हमले के बाद इन इमारतों के मलबे से आग की लपटें भी उठती दिखाई दी, जिसके बाद कुछ लोग आग पर काबू करने की कोशिश में जुट गए। इलाके के लोगों ने बताया कि 3 हेलीकॉप्टर और 2 लड़ाकू विमानों ने इस पूरे इलाके में कई हमले किए। बताया गया कि इन हमलों में 3 गांव के करीब 30 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई देशों के विरोध के बाद चीन को कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा करवाने से जुड़ा अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा परिषद में अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे स्थायी सदस्य खुलकर भारत के साथ आ गए। इन सभी देशों ने भारत का समर्थन करते हुए कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताया, जिसके बाद चीन को कश्मीर पर चर्चा करवाने का अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। UNSC में चीन को सबसे बड़ा झटका ब्रिटेन ने दिया, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर ब्रिटेन पहली बार खुलकर भारत के साथ आया। वहीं सुरक्षा परिषद में अस्थायी तौर पर शामिल किए गए इंडोनेशिया ने भी भारत का साथ दिया। इंडोनेशिया ने जम्मू कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताते हुए चीन के प्रस्ताव का विरोध किया। कश्मीर के हालात पर चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बंद कमरे में चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा था, जिसे अब उसने वापस ले लिया है। समाजवादी पार्टी ने नागरिकता कानून के विरोध में धरना दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में राजभवन के सामने नागरिकता कानून के खिलाफ धरना दिया
और कानून को वापस लेने की मांग की। यूपी के कानपुर में कुछ छात्राओं ने गंगा किनारे रेत पर महिला अपराधों से जुड़ी आकृतियां बनाकर दोषियों को जल्द और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। नागरिकता कानून के देश में चौतरफा विरोध के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला और सार्वजनिक जगहों की तलाशी का अभियान चलाया। नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह आज श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। निर्भया के दोषी पवन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर दावा किया है कि दिसंबर 2012 में घटना के वक्त वो नाबालिग था और मेडिकल परीक्षण नहीं करवाए जाने की वजह से उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। यूपी के गाजीपुर में बुधवार को 8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जिसके बाद लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा और ज्यादातर लोग अपने घरों में ही कैद रहे। हांगकांग में एक डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई, जिससे बस में सवार 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूपी के कानपुर देहात में एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर शिवसेना पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। भोपाल में बीजेपी विधायकों ने यूरिया के मुद्दे पर कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने कमलनाथ सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया और पैदल मार्च करते हुए विधानसभा परिसर के अंदर घुस गए। वहां मौजूद सभी विधायकों ने किसानों की समस्याओं पर लिखे नारों वाली ड्रेस पहन रखी थी। इस दौरान विधायकों ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कालाबाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों को राहत राशि वितरण करो। इस मार्च की अगुवाई कर रहे पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए यूरिया के मुद्दे पर हमला बोला। भारत सरकार के यूरिया पर्याप्त मात्रा में देने के बाद भी कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा, खेती बर्बाद हो रही है, किसान तबाह हो रहा है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और शिवराज सिंह के आरोपों को खारिज करते हुए राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। आज सिर्फ अपनी खोई हुई राजनीति चमकाने के लिए किसानों के नाम पर जो है झूठी हमदर्दी और घड़ियाली आंसू बहाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हुई हिंसा का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस वीडियो में साफ दिखा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शुरू हुआ शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया। वीडियो में एक जगह फायरिंग होती भी दिखाई दी। वीडियो से पता चला कि फायरिंग के बाद वहां लोगों का हुजूम जमा होने लगा, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस भी पहुंच गई। इस वीडियो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होती भी नजर आई। निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय कुमार नाम के दोषी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि बचाव पक्ष की ओर से जो भी तर्क दिए गए उन पर पहले ही सुनवाई हो चुकी है। इसलिए तीनों जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए निर्भया केस में अक्षय कुमार नाम के दोषी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद निर्भया के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी होने का रास्ता भी काफी साफ माना जा रहा है। मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ और एक कदम हम इंसाफ के नजदीक पहुँच गए। दोषी के वकील ने कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जताई और उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज होने के पीछे जनता के दबाव को असल वजह बताया। सुप्रीम कोर्ट में सभी मेरिट्स थी, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है जनता के दबाव के आगे सारी मेरिट्स खत्म हो जाती हैं। साथ ही दोषी अक्षय के वकील एपी सिंह ने बताया कि वो इस केस में क्यूरेटिव पिटीशन भी दाखिल करेंगे, जिसके पीछे का मकसद दोषियों की फांसी की सजा को कुछ और वक्त के लिए टालना है। वहीं इस मामले में एक याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने दोषियों का डेथ वारंट जारी करने पर सुनवाई को 7 जनवरी तक टाल दिया और कहा कि निर्भया केस के आरोपी सभी बचे हुए कानूनी विकल्प अपना सकते हैं। कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन को निर्देश दिया कि वो 1 हफ्ते के अंदर दोषियों को नोटिस जारी कर उनसे पूछें कि क्या वो दया याचिका दाखिल करना चाहते हैं। कोर्ट से सुनवाई टलने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि कोर्ट केवल दोषियों का अधिकार देख रही है। यूपी में सर्दी की वजह से 2 दिन तक स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। कड़ाके की ठंड की वजह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज और कल 2 दिन 12वीं तक के सभी स्कूलों को छुट्टी के आदेश दे दिए। यूपी के उन्नाव में रेप पीड़ित को जिंदा जलाकर मारने के आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उनकी 1 दिन की रिमांड और बढ़ा दी। यूपी में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने वाले लेखपालों पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा लेखपालों को सस्पेंड कर दिया, जबकि 300 से ज्यादा को नोटिस जारी कर दिया।
उत्तराखंड के चमोली में पिछले एक हफ्ते से जारी बर्फबारी से ज्यादातर रास्ते बंद होने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, जबकि छात्रों को भी स्कूल जाने में परेशानी आई। महाराष्ट्र के ठाणे में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन किया। वॉशिंगटन दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी रक्षा और विदेश मंत्री के साथ अहम बैठक की। दिल्ली में जेएनयू के छात्रों ने नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा में नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ तीसरी रैली निकाली। पंजाब के जालंधर में करतारपुर स्टेशन पर सरयू यमुना एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में अचानक भीषण आग लगने से 3 बोगियां जलकर राख हो गई। निर्भया के दोषियों की फांसी पर 7 जनवरी तक सुनवाई टलने के बाद निर्भया के माता पिता ने निराशा जाहिर की और कोर्ट पर मामले को लंबा खींचने का आरोप लगाया। कोर्ट भी उनका साथ दे रहा है, कोर्ट भी तारीख पे तारीख दे रहा है, उनको मौका दे रहा है, लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा है। कोर्ट ने हमारे वकील को मौका ही नहीं दिया, मौका दिया और फिर तारीख दे दिया। अब मुझे नहीं उम्मीद नहीं है कि नहीं 7 तारीख को हमारे हक में फैसला आएगा, क्योंकि उनका राइट है, हमारा कुछ भी नहीं है। 7 जनवरी को सुनवाई है और हम कोर्ट से फिर भी यही आर्गुमेंट करेंगे कि कोर्ट अपनी ड्यूटी को निभाए। यूक्रेन की राजधानी कीव में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में 19 लोग घायल हो गए। विवादित लैंड रिफॉर्म बिल का विरोध कर रहे ये लोग संसद का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां तैनात पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां हिंसक झड़प शुरू हो गई। गुस्साए लोग वहां तैनात पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों का गुस्सा और भड़क गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। हालांकि बाद में सख्ती दिखाते हुए इन लोगों को खदेड़ दिया गया। इससे पहले वहां सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी संसद के बाहर इकट्ठा हो गए और विवादित बिल का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाहर टेंट लगाकर डेरा जमा लिया। हालांकि बाद में पुलिस ने उनको वहां से हटा दिया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को खत लिखकर बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। नई सरकार आने के बाद में बहुत सारी इस प्रकार की धमकियां सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, SMS हो, मोबाइल हो, और उसमें कहते हैं शिवसेना के नेतागण कि 2 साल पहले सोमैया तेरे पे हमला हुआ था, भूल गया क्या? इस बार तू छूटेगा नहीं। मैं सिर्फ इस नए सरकार के नेताओं को कहना चाहूंगा, इस प्रकार की धमकियों से किरीट सोमैया डरता नहीं है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध में मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना ने एक जिंदा बम को नष्ट कर दिया। बताया गया कि 2 दिन पहले पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में ये बम एक मकान में गिरा था, लेकिन फटा नहीं था, जिसे सेना के बम निरोधक दस्ते ने पूरी तैयारी के साथ नष्ट किया। जिसके बाद एक जोरदार धमाके के साथ वहां चारों तरफ धुआं छा गया। इस धमाके से पहले सेना ने उसके आसपास के घरों को खाली करा लिया था। वहीं लोगों ने भी सेना की इस कार्रवाई में पूरी मदद की। परसों जो सेलिंग हुई थी उसमें हमारे एक घर के अंदर बम पड़ा पाकिस्तान का आके, जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ। तो इंडियन आर्मी के हम लाख लाख शुक्रगुजार हैं जिनने आगे उसको ब्लास्ट किया। इसके साथ ही लोगों ने सरकार से बंकर बनवाने की भी अपील की, ताकि वो उसमें छिपकर आए दिन होने वाली गोलीबारी से अपनी जान बचा सके। 2008 में जयपुर में हुए बम धमाकों के मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि एक आरोपी को सबूतों के कमी की वजह से बरी कर दिया गया। 2008 में जयपुर में 8 जगहों पर बम धमाके हुए थे, जिनमें 71 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और तब से मामला कोर्ट में था। 11 साल और 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी माना, जबकि शाहबाद हुसैन नाम के एक आरोपी को सभी 8 केस में बरी कर दिया गया। शाहबाज के खिलाफ ईमेल करने का और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप का कोर्ट ने नहीं माना है और उसको सभी आरोपों से 8 केसों में बरी कर दिया। जिन 4 आरोपियों को दोषी ठहराया गया, उन्होंने ही अलग अलग जगहों पर बम रखे थे। जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में 5 में से 4 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। एक आरोपी शाहबाज हुसैन को बरी कर दिया गया है। सजा का फैसला बाद में होगा।
2008 में जयपुर में हुए बम धमाकों में जिन लोगों की मौत हो गई थी, उनके परिवार अब दोषियों को कड़ी सजा मिलते देखना चाहते हैं, जिस पर अब कोर्ट में सजा पर बहस होगी। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके मुताबिक दोषी करार दिए गए चारों आरोपी अलग अलग जगहों पर बम रखने की साजिश में शामिल थे। इस मामले में कुल 9 आरोपियों पर जांच चली, जिनमें 5 आरोपी पकड़े गए थे और 2 आरोपी दिल्ली में हुए एक एनकाउंटर के दौरान मारे गए थे। इसके अलावा 2 आरोपियों को पुलिस पकड़ने में नाकाम रही थी। साल 2008 में इन सभी ने जयपुर में 8 जगहों पर बम धमाके किए थे। उन धमाकों में 71 लोगों की मौत के साथ 185 लोग घायल हो गए थे। देश में नागरिकता कानून के विरोध के बीच अमेरिका ने भारतीय लोकतंत्र का सम्मान करने और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की बात कही। We care deeply and always will about protecting minorities, protecting religious rights everywhere. We honor Indian democracy as they have a robust debate inside of India on the issue that you raised. The United States will be consistent in the way that we respond to these issues, not only in India, but all across the world. नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई। हिंसा की इन घटनाओं में 3 FIR दर्ज करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और सुरक्षा बल के जवानों ने सीलमपुर और जाफराबाद के कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला, ताकि इस मुद्दे पर वहां फिर कोई हिंसा ना हो सके। हम इस वक्त जाफराबाद इलाके में हैं और जाफराबाद इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पर तैनाती के लिए लाया गया है। इसके अलावा इन इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई और भारी तादाद में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर दिया गया। सुबह से ही हम लोगों ने फ्लैग मार्च करवाया है, लोकल लोगों से भी बात की है, तरह तरह से इनसे रिक्वेस्ट की जा रही है और शांति बहाल जो है वो की जा रही है एरिया में। काफ़ी फोर्स भी जो है वो हमने तैनात किया। पूर्वोत्तर दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद और नंद नगरी में नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर आने वाले कुछ दिनों में प्रदर्शन की आड़ में बवाल की आशंका जताई गई थी, जिस पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को सुरक्षा बढ़ाने और अलर्ट रहने के निर्देश दिए, जिसके मुताबिक किसी भी प्रदर्शन पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी और उसकी वीडियोग्राफी भी होगी। हिंसा भड़काने वालों से निपटने के लिए सुरक्षा बल की अलग टीमें भी तैनात की जाएंगी। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों की नजर उन लोगों पर होगी जिनके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन पर माहौल बिगाड़ने की आशंका है। गृह मंत्रालय ने जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों को तुरंत हिरासत में लेने के भी निर्देश दिए हैं।